हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर पावरफुल एपिसोड ऑफ डिफेंस ड्रीम्स। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो पायनियर एकेडमी के फाउंडर है, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए, सीडीएस स्टूडेंट्स को गाइड किया है। इनके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि एनडीए का प्रिपरेशन कैसे करना है। एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना पॉसिबल है क्या? उसके लिए कुछ ब्लूप्रिंट है क्या? उसके लिए एग्जैक्टली प्रिपरेशन कैसा करना है? पायनियर एकेडमी स्पेशली कुछ गाइड करती है क्या बच्चों के लिए? तो चलो हम डायरेक्टली मिलते हैं मंदार राव सर, फाउंडर ऑफ पायोनियर एकेडमी। वेलकम टू दी शो सर। पहले तो आपका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मुझे दीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए, सीडीएस करने वाले बच्चों को ऑलरेडी पता है मंदार सर। बट थोड़ा-सा पॉडकास्ट के लिसनर्स के लिए थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में मुझे दीजिए। यस सर। माई सेल्फ मल्हार राउत और पायनियर एकेडमी ये जो डिफेंस एंड सिविल सर्विस के लिए गाइड करती है, उसका मैं फाउंडर हूँ। पिछले 12 साल से हमने सक्सेसफुली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाया है जो उनका ड्रीम था। तो हम हैं मेंटर, स्ट्रैटेजिस्ट, आई एम एंड ऑल्सो पायनियर टुगेदर। हम एक मेंटर है, हम एक स्ट्रैटेजिस्ट है जो बच्चों का ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं सर। ओके, सबसे मेरा मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके 8 ब्रांचेस है, लाइक पुणे में 2 ब्रांचेस आपके हैं, मुंबई में 6 ब्रांचेस है आपके। तो इतने कम टाइम पे आपको ये सक्सेस कैसे मिल गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आप पॉपुलर बन गए पायोनियर एकेडमी में? तो उसका क्या रीज़न है, उसका मेन रीज़न? सबसे पहले तो पायनियर एकेडमी ये सोचता है कि ये बच्चों का ड्रीम है, वो कंप्लीट होना चाहिए। वो कंप्लीट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। पायनियर में हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं इस वजह से कि ऑफिसर ये इमोशनल नहीं प्रोफेशनल चाहिए। अभी 2 टाइप के सर्विसेज है, एक है डिफेंस सर्विसेज और दूसरा है सिविल सर्विसेज। सभी सुपर क्लास 1 के हैं। तो ये जो बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, उनका फोकस नॉलेज पे नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन के लिए जो नेसेसरी नॉलेज है, उसके ऊपर होना चाहिए। और इसी वजह से पायनियर सोचता है, उसी वजह से हम प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, टेस्ट, नोस्ट और सभी सेंट्रलाइज़ वे से बना के पूरे 8 ब्रांचेस में डिसेमिनेट करते हैं, सो दैट बच्चों को सक्सेस होने के लिए एक सही राह मिल जाती है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न है कि पायनियर इतना सक्सेसफुल हो गया है। ओके, ठीक है। आपके जो ऑटो ब्रांचेस है, ऑटो ब्रांचेस एक बार कहाँ पे वो भी बता दो, और सभी ब्रांचेस में सेम कोर्सेज़ चलते हैं या अलग-अलग कोर्सेज़ चलते हैं? हमारे सर पूना और मुंबई में टोटल 8 ब्रांचेस हैं। मुंबई में 6 ब्रांचेस है, दादर, अंधेरी, बोरिवली, ठाणे, कल्याण, नेरूळ और पुणे में पीसीएमसी एंड पुणे मेन ब्रांच। ऐसे टोटल 8 ब्रांचेस है और सभी जगह पे सेम कोर्सेज चलते हैं, बट एज अ कैंडिडेट वो डिफर होते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो सुपर क्लास 1 के लिए है और वो 2 इसमें डिवाइड होती है, एक है सिविल सर्विसेज और दूसरा है डिफेंस सर्विसेज। तो सपोज कोई कैंडिडेट 10th पास है तो उसके लिए एक अलग से कोर्स है हमारे पास, एनडीए में उसको डिफेंस में जाना है, उसको यूपीएससी में जाना है तो 5 साल का कोर्स है, डिफेंस में जाना है तो 2.5 साल का एक कोर्स है। तो सिर्फ एनडीए का कोर्स है और अलॉन्ग विद 11th-12th भी एनडीए का कोर्स है। ऐसे अलग-अलग कोर्सेज एज़ पर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट और उसकी टाइम की नीड क्या है उस वक़्त, इस एंगल से हमारे कोर्सेज उसको सपोर्ट करते हैं। ओके, ओके, गुड। आज के एपिसोड में बेसिकली मेरे लिसनर्स के लिए मुझे ये कवर करना है कि ओनली एनडीए प्रिपरेशन, मुझे लाइक बेसिक्स से एडवांस तक क्रैक होने तक का एनडीए का पूरा, मुझे वो जर्नी कैसे होती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया, स्टडी प्लान होता है, वो हर एक चीज़ मुझे पता करने हैं। सो मोस्टली सभी क्वेश्चन शायद आएँगे एनडीए के ऊपर ही। तो मुझे सबसे बेसिक चीज़ पहले बताइए कि एनडीए एग्ज़ाम कौन दे सकता है? कौन से स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं? और एनडीए कौन से स्टैंडर्ड के बाद बेसिकली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। एनडीए के लिए जो एलिजिबिलिटी है बेसिकली अगर हम देखेंगे तो 11 के बाद आपको फर्स्ट एजुकेशनल एलिजिबिलिटी मिल जाती है। 12th अपीयरिंग स्टूडेंट ये जो है वो एनडीए के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, दैट इज फर्स्ट थिंग। अगर आपको एनडीए में एंटर करना है तो 12th पास होनी चाहिए, बट 11 के बाद जो आप एग्जाम देते हो प्रोसेस ही ऐसी है कि तब तक आपका 12th हो जाता है। दूसरा है एज वाइज क्राइटेरिया क्या है, तो 16.5 से 18.5 के बीच में बच्चे कोई भी कैंडिडेट, मेन वुमन, एनडीए दे सकता है। ओके, ओके। तीसरी चीज है कि 4 अटेम्प्ट मिलते हैं इन कैंडिडेट को और उनको कौन से फोर्सेस की डिवीजन में जाना है वैसे उनका एजुकेशन नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आर्मी में जाना है तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों बैकग्राउंड के बच्चे चलेंगे। ओके। बट आपको नेवी और एयरफोर्स में जाना है तो आपको फिजिक्स और मैथ्स ये 11th-12th में 10+2 में कंपलसरी है। मतलब साइंस होना चाहिए बच्चे। 101% साइंस होना चाहिए उनका।
यहाँ पे एक रूमर है कि अबाउ सर्टन परसेंटेज चाहिए, कोई बोलता है 70% साइंस में चाहिए या कोई ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। किसी भी परसेंट के 50% 60% कोई भी परसेंट हो, आप एनडीए दे सकते हैं और सक्सेसफुली क्रैक भी कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है। ओके। हाँ, मतलब परसेंटेज मैटर नहीं करेंगे और बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता है कि इसका प्रिपरेशन तो 12 के बाद स्टार्ट करना चाहिए, तो शायद फिर वो गलत सोच रहे हैं या वो भी सही है वे उनका? एक वे से सही है, कोई इशू नहीं है, उसमें कर सकते हैं आप। कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि 11th-12th का मेरा पूरा ये करता हूँ और बाद में मैं एनडीए का प्रिपेयर करता हूँ, बट वो लूजिंग साइड में जाएँगे। उसके 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है 11वीं के बाद उनको पहला अटेम्प्ट मिलेगा और नहीं। 12वीं होने तक 2 अटेम्प्ट उनके वेस्ट जाएँगे। आगे एज के वाइज़ 1 मिल सकता है या 2 मिल सकता है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। दूसरा है 11th-12th में ही प्रिपरेशन करेंगे तो हमें क्या होता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये लगभग सेम सिलेबस है। ओके। तो वो एडवांटेज बच्चों को मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स 300 मार्क्स के लिए है, फिज़िक्स लगभग 120 मार्क के लिए आता है, केमिस्ट्री लगभग 120 मार्क के लिए आता है। तो अगर उसी वक़्त प्रिपरेशन करेंगे तो दोनों का सिमिलर करना है। बाद में क्या होता है 12th के बाद 1 अटेम्प्ट बचा, 2 अटेम्प्ट बचा, बच्चे रश तो करते हैं और बेनिफिट भी होता है 11th-12th का बट टाइम कम है। अगर हमें एक डेस्टिनेशन पे जाना है, सपोज़ हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो 9 बजे क्यों निकलना? अगर हम 7 बजे निकल सकते हैं, तो 7 बजे निकलते हैं हम। राइट, मतलब 12 के बाद हम स्टार्ट करेंगे तो हार्डली 1 या 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, मतलब 50% लाइक सक्सेस रेशियो वहाँ पे कम ही हो गया है मतलब वैसे तो। यस, यस। ओके। तो आपने ऐसा भी अभी बताया कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11-12 का ऑलमोस्ट सेम है, एनडीए जैसा लाइक लगभग बराबर है। तो 11-12 के साथ-साथ वो कॉलेज के साथ-साथ ये मैनेज करना पॉसिबल है एनडीए? 101% पॉसिबल है और सक्सेसफुली पॉसिबल है ये करना। उसका रीज़न ही ये है कि जो सेम सिलेबस है, टॉपिक सेम है, क्वेश्चंस भी लगभग कॉन्सेप्चुअली सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम पकड़ेंगे कि फिज़िक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 11-12 के लिए अलग, एनडीए के लिए अलग, ऐसा वो नहीं नहीं होगा। होगा। कॉन्सेप्चुअली सेम है। क्वेश्चन पे थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा। वहाँ पे आपको रिटर्न सब्जेक्टिव बेस्ड है 11-12 में, यहाँ पे है वो एमसीक्यू बेस्ड है। सो उस वे से अगर हमने हमारी प्रिपरेशन प्रॉपर की, तो कोई इश्यू नहीं है, उल्टा ज़्यादा फ़ायदा होगा 11-12 का हमें। हुँ। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जेईई नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो जेईई नीट प्रिपरेशन करते समय उनका 12 के स्कोरिंग पे बहुत उनका परिणाम दिखता है कि लाइक इधर मतलब 11-12 के साथ-साथ वो ट्यूशन वगैरह लगाते हैं जेईई नीट्स के, और वो सोचते हैं कि मैं जेईई नीट का प्रॉपर स्टडी करूँ, ना उनको 12 को अच्छे मार्क्स आते हैं, ना शायद उनको जेईई नीट को भी प्रॉपर आते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? वैसे एनडीए में कुछ होता है कि 11-12 जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है, तो लाइक एनडीए का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो 11-12 को भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए, या 11-12 का मैं प्रॉपर स्टडी कर रहा हूँ तो एनडीए को भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो जेईई नीट में वो ऐसा क्यों होता है? देखिए सर, इसमें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों की गलती नहीं है। बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं एनडीए के केस में अगर बात करूँ, जो बच्चे 16वें 17वें साल डिसाइड कर रहे हैं, मुझे देश के लिए कुछ करना है, वो बच्चे वीक कैसे हैं? वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि एक साथ इस 2 साल में बहुत सारे बर्डन बच्चों के ऊपर आ जाते हैं। उनका 11th-12th आ जाता है, उनका जेईई नीट आ जाता है, ओके? और एनडीए भी करना है। मेन ड्रीम बच्चों का एनडीए होता है। राइट। जब हम 10th होते हैं तब तक तो एनडीए फ़ोरफ्रंट पे रहता है। बट जैसे-जैसे हम 11वीं होंगे, 12वीं की तरफ बढ़ेंगे, धीरे-धीरे 11th-12th आगे आता है। फिर जेईई नीट आगे आता है और इस केस से क्या होता है कि जो ए ड्रीम था, वो कब पीछे निकल जाता है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता। तो हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि 11-12 सेंटर में नहीं होना चाहिए, एनडीए सेंटर में होना चाहिए और उसको सराउंडिंग बाकी सभी होना चाहिए। अभी जेईई नीट और आपका जो क्वेश्चन था कि 11-12 में दोनों में बच्चों से ये हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होना। आप ये तीनों में फ्लाइंग कलर से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सर सेम है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अलग है। ओके? अगर प्रॉपर प्लानिंग रहेगा, आपको प्रॉपर मेंटरशिप गाइडेंस रहेगा, तो प्रॉपरली सब कुछ हो सकता है। आप फर्स्ट एम जो है एनडीए क्लियर कर सकते हैं और साथ में 11-12 भी अच्छे नंबर से आप क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो आपने बोला कि 11-12 के साथ-साथ एनडीए का हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, 12 के बाद भी कर सकते हैं। तो पायोनियर किसमें हेल्प करता है? पायोनियर का कोर्स जो होता है वो 12 के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है या 10 के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है? दोनों टाइप के बच्चों के लिए पायनियर का ओके। कोर्स है। आपने 10th किया तो इमीडिएटली हमारा 2 एंड हाफ इयर्स का एक प्रोग्राम है। ओके। 2 एंड हाफ इयर्स का इसलिए कि 11वीं 12वीं में वो रहेंगे तब 11th एंड 12th।
बट उसके बाद भी उनको 1 या 2 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। उस वक़्त भी पायनियर उनका साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि बच्चों को टेस्ट चाहिए, रिवीजन चाहिए। तो ये एक कोर्स है। 12th के बाद आएँगे तो थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों का अटेम्प्ट अर्ली-अर्ली आता है। ओके। 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, 1 अप्रैल में मिलता है और 1 सितंबर में मिलता है। तो मोस्टली अराउंड 6 मंथ 7 अराउंड का 6 टाइम मंथ। मिलेगा। ये 1 और 2 के बीच में 5 मंथ्स का गैप मिलता है और 2 एंड 1 के बीच में 7 महीने का गैप मिलता है। हमें स्ट्रैटेजी बनाते वक़्त ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, हुँ। कौन से अटेम्प्ट पे हम स्ट्रांगली फोकस करेंगे। तो दोनों टाइप के बच्चों के लिए हम गाइड करते हैं। 10 के बाद भी करते हैं, 11 के बाद भी करते हैं, 12 के बाद भी करते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो ये जो लाइक एनडीए के अटेम्प्ट्स है, लाइक बच्चे ऐसा कुछ होता है यूपीएससी जैसा कि यूपीएससी में या हम इंटरव्यू में सुनते हैं जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट यूपीएससी के उनका सुनते हैं कि लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स क्लियर हो गए, सेकंड अटेम्प्ट्स में लाइक मेंस क्लियर हो गए, थर्ड अटेम्प्ट तो ऐसे बहुत सारा सुनने मिलता है। तो यहाँ पे तो चलो लिमिटेड अटेम्प्ट्स है, 4 अटेम्प्ट मतलब लिमिटेड ही अटेम्प्ट्स हो गए, फिर उनको 12 बोर्ड भी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्लियर कर सकते हैं, ऐसा है पॉसिबल? 101% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। रादर मेरी और ओवरऑल पायनियर एकेडमी की स्ट्रैटेजी ये है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। इसलिए हमारे जो 2.5 इयर्स का स्पेशल कोर्स है, उसकी टैगलाइन ही है क्लियर इट बिफोर 12th। ओके, कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आपका 10th हो जाएगा, आपने इंतज़ार नहीं करना है बिकॉज़ दिस इज़ योर ड्रीम। दूसरा कोई भी वो कंप्लीट करने के लिए नहीं आएगा, कितना भी बाहर से सपोर्ट हो, बच्चों को खुद से करना पड़ेगा। राइट, ओके? तो उनको लगभग 16 महीने मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 2025, अगले साल सितंबर 2026 में उनको फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा और 16 महीने मिल रहे हैं हाथ में। तो क्यों नहीं हम फर्स्ट अटेम्प्ट पे हिट करें? 101% सिर्फ उस वे से स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, जो हम L4 मेथड बोलते हैं। उसको प्रॉपर अगर यूटिलाइज़ किया तो वो पॉसिबल है फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो अभी आपने बोला कि L4 मेथड वो थोड़ा-सा हमें बताओगे क्या है L4 मेथड? L4R मतलब क्या है? जब कोई भी हम प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो हमने कोचिंग लगाया या खुद से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो L फॉर सबसे पहला बच्चों का फ़ोकस रहता है लेक्चर पे। मैं लेक्चर करता हूँ, मैं लेक्चर करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर करूँगा इसके ऊपर फ़ोकस है। बट उसका वीडियो एंड ऑडियो जो मेमोरी है, ऑडिबल मेमोरी है, वो सर्टेन लिमिट तक रहेगी। नेक्स्ट जो 4 आर में से फर्स्ट आर है रीडिंग। मेरा मानना ये है अगर आप आपका 25% टाइम लेक्चर पे डेडिकेट करें 100 टाइम में, तो 25% टाइम ही लेक्चर पे जाना चाहिए। रेस्ट 50% टाइम आपका जो है वो रीडिंग पे जाना चाहिए, वो भी प्रॉपर रीडिंग होना चाहिए, अंडरलाइन प्रॉपर करना चाहिए आपको। आपके सोर्स परफेक्ट होने चाहिए, सोर्स गलत हुआ तो एफर्ट्स तो हो गए बट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कि रिवीजन। एक बार पढ़ने से हमें याद नहीं रहेगा, हमें उसके प्रॉपर वीकली, मंथली, सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। राइट, उसके ऊपर हमें स्पेशल टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है रिटेंशन। रिटेंशन के लिए ताकि हम जो नॉलेज है उसको प्रॉपरली एग्ज़ाम में डिलीवर कर पाएँ, जो 4th आर है हमारा। तो रिटेंशन के लिए आपको कुछ टेक्निक बनानी पड़ेगी, माइंड मैप्स, नोट्स, ओके, याद रखने के लिए। ये 3rd आर हो गया और 4th आर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। रादर मेरा कहना यही है कि 4th आर पे आपका ध्यान होना चाहिए, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज पूरा लिया बट डिलीवर नहीं हुआ तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो रेस्ट 25% या 30% टाइम जो भी आपके पास है, आपने रिप्रेजेंटेशन में देना चाहिए, मतलब टेस्ट देने हैं। प्रॉपर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देने चाहिए आपने वो टेस्ट, ओके? उस टेस्ट में मेरी क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो रहे हैं, वो मुझे देखने हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप 100 मिस्टेक के बाद आपको पोस्ट निकलने वाली है, तो सभी मिस्टेक हमारे एग्ज़ाम हॉल में होनी चाहिए, ना कि यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में। करेक्ट। तो इस वजह से अगर हम गए, तो ये L4 मेथड आपको एक लेयर स्टडी का एक पैटर्न देगी, ओके? और हर एस्पेक्ट को कवर करेगी। सक्सेस 101% मिलेगा हमें। ओके, गुड। तो आपकी जो ये L4R मेथड ये अभी फर्स्ट टाइम ही मैंने सुनी, तो ये मेथड तो सभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइक बेनिफिशियल है मुझे लगता है। तो कोई भी सिविल सर्विस या डिफेंस या इवन बोर्ड के भी एग्ज़ाम उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, L4R मेथड। यस सर। आप इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, 5th स्टैंडर्ड, 1st स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, आप ये करते हैं मोर और लेस। देखिए हम रीडिंग तो करते हैं सर, एग्ज़ाम के पहले हम रिवाइज़ तो करते हैं। मैंने इसको एक प्रॉपर वे से ये किया है। तो रीडिंग कैसा करना है, इसकी मेथड प्रॉपर होनी चाहिए। अभी क्या होता है 90% बच्चे हाइलाइटर यूज़ करते हैं।
तो हाइलाइटर से ये मार्क नहीं होगा कि आप रिवीजन क्या करेंगे। तो आपको एक प्रॉपर वे से ही करना पड़ेगा, पहले पेंसिल देन पेन, और हाइलाइटर सबसे एंड पॉइंट को होना चाहिए। नोट मेकिंग में भी क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं रिटेंशन के लिए एक मेथड है। नोट मेकिंग में बच्चे क्या करते हैं, जो बुक है उस सभी नोट्स निकालते रहते हैं बड़े बड़े वर्डिंग्स में, तो बुक का बुक बन जाएगा, राइट, फिर हमें वो पब्लिश करना पड़ेगा। वो बुक, उसको नोट्स भी नहीं बोल सकते। यस, नोट्स भी नहीं बोल सकते, और एंड में बुक पढ़ना है कि नोट्स पढ़ना है, इसकी क्लैरिटी नहीं होती है। एग्जैक्ट, सो सभी लोग मोर और लेस कर रहे हैं। अगर हम इसमें 90% भी अचीव कर पाए L4R में, तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी हमें। ओके, ओके, गुड। तो अभी 10 के बाद और 11-12 के बच्चे आपके पास एनडीए के लिए आते हैं, तो 10th और 11-12 में तो उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं। उनको लाइक ऐसे हैबिट होती है कि चलो आज साइंस सब्जेक्ट है या फिजिक्स सब्जेक्ट है, वो पढ़ लिया पूरा, एग्जाम के 2-3 मंथ भी पहले स्टडी कर लिया, तो भी वो 80-90% वैसे भी बच्चे लाते हैं, हम देखते हैं। तो लाइक उनके लिए ये एनडीए फिर अलग अप्रोच हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो आपका एमसीक्यू बेस वगैरह पैटर्न रहेगा ना शायद। यस, तो ये स्टडी और वो स्टडी फिर मैनेज हो सकता है, या 10 के बाद बच्चे इमीडिएटली शिफ्ट हो सकते हैं वैसे? हाँ, हो सकते हैं बच्चे। ओके, देखिए सर, बच्चों में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जो बच्चे 16वें साल डिसाइड कर रहे हैं नेशन के लिए मुझे कुछ करना है, वो बहुत स्ट्रांग है माइंडसेट से। वो रेडी है, उनका ड्रीम है। यस, वो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा, एनडीए मानता है 16.5 से 18.5 साल में आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो बच्चों में ऑलरेडी कैपेबिलिटी है। एग्जैक्ट, सिर्फ वो एक्सप्लॉइट करने के लिए उनको प्रॉपर रूट देना है। ओके, हम कभी भी बच्चों के साथ बोलते हैं, या देखिए 10 के बाद जो बच्चे आते हैं, हम उनका पहले इंटरव्यू एक लेते हैं, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं। ओके, तो उस टेस्ट में हम डिसाइड करते हैं कि 10th में उनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या था, नेगेटिव पॉइंट क्या बना है, कहाँ पे वो मिस आउट हुए। उनको अब उससे हमें पता चला कि 90% बच्चों को टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं है। ओके, फिर भी उन बच्चों को 94% भी है 10th में, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, प्लानिंग प्रॉपर नहीं था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, फिर भी उन्होंने इतने लाए। तो क्यों नहीं वो 101% एनडीए में, अगर ये सभी चीज़ें उनको अवेलेबल हुई, तो वो सक्सेसफुल हो जाएँगे सर, राइट, कोई डाउट नहीं उसमें। राइट। तो अभी आप लाइक टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग, ये चीज़ें जो आप बोल रहे हो, क्योंकि अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ट्यूशन में हो, तो लाइक टीचिंग तो सबको कॉमन ही होती है, सबको एक ही टीचर सामने सिखाते हैं पर्टिकुलर एक आधा सब्जेक्ट या पर्टिकुलर एक आधा टॉपिक्स। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग तो इंडिविजुअल होना चाहिए, तो उसके लिए पाइनर एकेडमी अलग कुछ करते हैं लाइक इंडिविजुअल बेसिस पे? यस सर। देखिए सर, सबसे पहले तो पायनियर ये मानता है कि ज़्यादा बच्चे रहेंगे, तो क्या होगा कि हर एक को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएँगे। सो हम जनरली 30 से 50 के बीच में ही एक बैच रखते हैं, फर्स्ट थिंग, ताकि हर एक के साथ हम कम्युनिकेट कर पाएँ। दूसरा चीज़, पायनियर स्पेशलाइज़ कुछ स्ट्रैटेजी लेक्चर्स लगता है, हम उसे सीरीज़ लेक्चर्स बोलते हैं, ओके? उसमें आपको रीडिंग कैसा करना है, ये हम स्पेशली बताते हैं बुक। टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, प्लानिंग कैसा करना है, रिवीजन कैसा करना है, हर टॉपिक पे अलग-अलग लेक्चर होता है। और बच्चों ने वो किया है कि नहीं, इसके लिए हम कुछ उनको नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं। वो मेंटर को आके उनको दिखाने हैं। ओके? ये सभी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, सिर्फ़ बता के फ़ायदा नहीं है बच्चों को। राइट, बच्चे बहुत यंग एज में हैं, उनको वो कंप्लीट करने के लिए टास्क देने पड़ेंगे। उनसे वो कंप्लीट करने के लिए कुछ मेथड्स बनाने पड़ेंगे। वैसे मेथड्स हमने बनाए हैं पायनियर में। ओके। तो आपके हिसाब से लाइक टीचिंग फैकल्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेंटरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, या दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्या एग्ज़ैक्टली होना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि एक बेस्ट टीचर ही मेंटर बन सकता है और एक मेंटर ही बेस्ट टीचर बन सकता है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है सर। तो दोनों अलग-अलग नहीं हैं। हम स्ट्रैटेजी मेंटरशिप कर पा रहे हैं क्योंकि हम बेस्ट वे से टीचर हैं और बच्चों को क्या चाहिए वो जानते हैं। और दूसरे वे से हम बेस्ट टीचर तभी बन सकते हैं जब एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये मेंटरशिप के एंगल से आपको पता चलेगी। करेक्ट, करेक्ट। तो आपके यहाँ पे टीचर, फैकल्टी और मेंटर्स सेम ही है या अलग-अलग है? कुछ टीचर्स जो है वो मेंटरशिप भी करते हैं, कुछ मेंटर्स हैं वो टीचरशिप भी करते हैं। ओके, ओके? बेसिकली क्या है सर, टीचर भी एक प्रकार से क्लासरूम में मेंटरशिप ही करता है। एग्ज़ैक्टली, फाइन। तो एनडीए के स्टेजेस कितने हैं? जैसे कि अभी यूपीएससी में हम देखते हैं प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, वैसे यहाँ पे भी इंटरव्यू वगैरह होगा, ऐसे भी हम देखते हैं। तो कितने स्टेजेस हैं और कैसे स्टेजेस है यहाँ पे एनडीए में? यस सर। सो यूपीएससी जो सिविल और डिफेंस 2 टाइप के एग्ज़ाम लेता है, तो जो कोई भी इंडिया में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, उसके 3 स्टेजेस रहते हैं, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। बट यहाँ पे एनडीए में या डिफेंस की कोई भी एग्ज़ाम है, उनको मेंस नहीं रहती है, उनकी 2 स्टेज में रहती है। पहली स्टेज रहती है रिटन एग्ज़ाम,
रिटर्न हम बोलेंगे फिर भी वो क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। ओके, और दूसरा जो है एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोलते हैं जिसे। अभी किसी भी पोस्ट के लिए हम जाएंगे तो 1 दिन का इंटरव्यू रहता है, मैक्सिमम 1 घंटे का, इवन यूपीएससी का भी, इवन यूपीएससी का भी। बट एसएसबी के इंटरव्यू की ये स्पेशलिटी है कि वो 5 दिन का रहता है। ये 5 दिन का क्यों? क्योंकि उनकी डिसीजन में ऑफिसर का काम क्या है सर? ऑफिसर का काम है डिसीजन मेकिंग। एक बार सिविल सर्वेंट जो है उसको डिसीजन लेने के लिए टाइम मिलता है, बट डिफेंस पर्सनल को डिसीजन लेने के लिए टाइम नहीं मिलता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको डिसीजन लेनी है। तो उसकी वो सभी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक करने के लिए, पूरे ग्रुप को हैंडल करने की एबिलिटी चेक करने के लिए अलग-अलग 17 टेस्ट होते हैं एसएसबी इंटरव्यू में, ओके, जो 5 दिन चलते हैं। ओके, इसलिए अगर हम देखेंगे तो ऑलवेज कोई भी डिफेंस का जो ऑफिसर लेवल का एग्जाम है वो 2 स्टेज में रहता है। फर्स्ट इज रिटर्न और दूसरा है एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ओके। तो अभी यूपीएससी के इंटरव्यू स्टेज को हम बोलते हैं कि लाइक वो इंटरव्यू नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। वैसे ये एसएसबी भी पर्सनैलिटी टेस्ट है या अलग कुछ है ये एसएसबी? ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ओके, आपका इंडिविजुअल टेस्ट है, उसके साथ आप ग्रुप के साथ कैसा वर्क करते हैं। ओके, देखिए 4 लोग ग्रुप में आ गए तो उसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से हम देखेंगे तो 4 फैक्टोरियल ग्रुप्स बनते हैं। करेक्ट, अगर हम उस हिसाब से देखेंगे, बट डिफेंस में अगर आपको वर्क करना है तो आपको एक दूसरे को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, एज अ टीम वर्क करना पड़ेगा, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि हर एक की लाइफ दूसरे के ऊपर डिपेंड है। राइट, तो ये ग्रुप में कैसे वर्क करते हैं ये देखने के लिए स्पेशल जीटीओ ऑफिसर रहता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ओके, तो मैं हमेशा बोलता हूँ एसएसबी का जब भी हमारा लेक्चर होता है या ट्रेनिंग होता है तो बोलता हूँ कि देखिए सबसे पहले वो देखेंगे द ट्रेनेबिलिटी ऑफ द पर्सन, ओके। ये डिफेंस फोर्सेस के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये फर्स्ट क्राइटेरिया। नहीं है तो 5 दिन में से पहला दिन जो रहता है उसमें वो आउट कर देते हैं, उसके लिए स्पेशलिटी टेस्ट होते हैं उनके। फिर वो ग्रुप में वर्किंग कर सकता है कि नहीं ये देखते हैं, ये सेकंड क्राइटेरिया है। तो जीटीओ और अदर ये चीजें हैं। और तीसरा चीज फिर देखेंगे वो ये पर्सनली कैसा है, इंडिविजुअली वो कैसा ये कर सकता है, साइकोलॉजी कैसी है, बाकी सभी चीजें। तो इस वजह से वो टेस्टिंग करेंगे वहां पे। ओके, ओके। तो सर एनडीए का एग्ज़ाम देने से पहले हमें कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे स्ट्रीम कौन-सी लेनी है? लाइक आर्मी में जाना है या नेवी में जाना है या एयर फोर्स में जाना है? ये पहले डिसाइड करना पड़ता है या सबके लिए अलग-अलग एग्ज़ाम होती है, एक ही एग्ज़ाम होती है? क्या होता है एग्ज़ैक्टली? सबके लिए एक ही एग्जाम होती है, ओके, बट आपके चॉइस के अनुसार, मतलब किसी को अभी एयरफोर्स में ही जाना है तो उसने फर्स्ट प्रेफरेंस देना है उसके लिए। फिर मेरिट लगेगा, अगर हम उस मेरिट में ये हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमें जो हमारा चॉइस है उस हिसाब से एयरफोर्स, नेवी या आर्मी जो भी स्ट्रीम है वो मिल जाएगी। आपका दूसरा ये है क्वेश्चन है कि स्ट्रीम कौन सी इसके लिए ये करना है। तो मेरा 100% सजेशन है कि आपको अगर एनडीए करना है तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट रह सकती है। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स एंड आर्ट्स की भी तैयारी करते हैं क्योंकि वो आर्मी के लिए एलिजिबल है, बट उनको एक एडिशनल चीज़ करनी पड़ेगी अलोंग विथ, सपोज कॉमर्स है तो एडिशनल चीज़ करनी पड़ेगी कि साइंस का तैयारी करना पड़ेगा, मैथ्स 300 मार्क्स के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्रेफरेबली साइंस है, बट ओके, आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अभी एनडीए के लिए गर्ल्स के लिए भी बैचेस स्टार्ट हुए हैं। लाइक गर्ल्स भी अभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है या जो बॉयज़ के लिए है वही क्राइटेरिया है? क्या है एग्ज़ैक्टली? सेम क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके। तो आपको कुछ चेंज दिखने में मिला कि बहुत सारी लड़कियाँ भी अभी आ रही है उसमें या वो लाइक डरते हैं कि डिफेंस में जाना है, ऐसा है कुछ? नहीं, बहुत ह्यूज चेंज हमें दिखाई दिया ओके, कि पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया था बट एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था ओके, इस चीज़ का। पिछले 3 साल से जब से गर्ल्स कैंडिडेट को ये ओपन किया है, उसके पहले 1-2 साल से एकेडमी में कॉल आते थे। ओके। बच्चों के पूछने के, सर क्या? कब स्टार्ट हो रहा है? कब हो रहा है? कब हो रहा है? हमने कितने सारे कैंडिडेट ऐसे देखे हैं कि ड्यू टू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लेट हुआ, उसके वजह से उनको अटेम्प्ट नहीं मिल पाए। तो वो बहुत डेडिकेटेड थे और अभी आने के बाद भी, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अभी हमें दिखता है कि गर्ल्स कैंडिडेट का परसेंटेज बहुत हाई है। वो किसी भी वे से एक स्टेप भी कम नहीं है बॉयज़ कैंडिडेट से।
ओके, ओके, गुड। तो कॉम्पिटिशन हेल्दी कॉम्पिटिशन है वैसे। यस। बट मुझे बता, गर्ल्स का ऐसा कुछ फोकस होता है कि मुझे एयरफोर्स ज़्यादा जाना है, नेवी ज़्यादा जाना है? क्योंकि लड़कों का तो चलो फिक्स होता है कि मुझे नेवल में जाना है या आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में। लाइक ऑलमोस्ट उनका क्लियर होता है विजन कि उनको कहाँ पे जाना है। वैसे गर्ल्स का कुछ ज़्यादा फ्लो होता है कि मुझे एयरफोर्स की तरफ ज़्यादा मेरा लगाव है वगैरह, ऐसा कुछ? ऐसा तो हमें कोई ट्रेंड नहीं दिखा। जिनको एयरफ़ोर्स में जाना है, फ्लाइंग की ज़्यादा चाहत है, वो एयरफ़ोर्स में जा रहे हैं। नेवी के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं, आर्मी के लिए भी सोचते हैं। तो पर्टिकुलर हम स्ट्रीम नहीं बोल सकते कि वुमेन्स का ओरिएंटेशन नेवी की तरफ है या एयरफ़ोर्स की तरफ है, ऐसा नहीं। तीनों स्ट्रीम की तरफ है। क्योंकि वो मानती है कि तीनों स्ट्रीम में सेम वे से अपॉर्च्युनिटी, इक्वल अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है सभी को। ओके, ओके, गुड। तो आपने बताया कि 2 स्टेजेस से एनडीए के एग्ज़ाम है, एक तो आपका रिटन हो गया, सेकंड आपका होगा एसएसबी। तो वेटेज किसको ज़्यादा देना चाहिए? जैसे आपने बताया कि एसएसबी भी 5 डेज़ का है आपका, मतलब 5 डेज़ मतलब बहुत बड़ा हो गया। लाइक हम देखते हैं कि यूपीएससी की इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, लाइक टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। और यूपीएससी के, चलो यूपीएससी बोर्ड ही अगेन ये एनडीए भी एग्ज़ाम ले रहा है। तो यूपीएससी की इंटरव्यू 1 डेज़ की है और ये 5 डेज़ की है, मतलब कैसे फिर ये? तो ये ज़्यादा टफ है यूपीएससी इंटरव्यू से? डेफ़िनेटली मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी का इंटरव्यू लगभग 25 टू 40 मिनट्स तक चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, बट एनडीए का 5 दिन का प्रोसीजर, वो भी फुल डे रहता है उनका। ओके, तो ये कहीं पे 40-45 मिनट्स का नहीं है। ओके। और उसमें अलग-अलग डायमेंशंस रहते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी के अलग-अलग टेस्ट रहते हैं। ओके, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग करके एक टेस्ट रहती है, उसमें आपकी ट्रेनेबिलिटी चेक करते हैं। आपका ग्रुप डिस्कशन, बाकी सभी चीज़ें वो चेक करते हैं। जीटीओ में आप ग्रुप के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, ये चेक करते हैं। कुछ फिज़िकल फिटनेस के लिए भी वो टेस्ट रखते हैं। ओ ओके, तो ओवरऑल सभी डायमेंशन से वो चेक करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद कहीं पे तो यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए भी मेबी वैसी प्रोसीजर रहेगी, तो और ज़्यादा हम प्रॉपर सिविल सर्वेंट की तरफ जा सकते हैं। राइट, डिफेंस में जो एसएसबी का जो पूरा प्रोसीजर है, वो मेरे मानने से एकदम फुलफिल और सफिशिएंट है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है, उसी को वो ढूँढ के निकालेगा परफेक्टली। ओके। अभी ये इतने कम एज में वो लेफ्टिनेंट शायद पोज़ीशन है, और लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट जो भी है, तो वो पोज़ीशन के लिए हायर कर रहे हैं। तो ये इतने छोटे बच्चे काबिल है उसके लिए, या उसको रेडी करना पड़ता है उनको? क्या होता है ये? सबसे पहला तो वो काबिल है और दूसरा चीज़ उनको रेडी भी करना पड़ता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमने देखे हैं, ये स्पेसिफिकली पेरेंट्स की ये सोच है कि सर बच्चा बहुत स्ट्रांग है, हाइट से स्ट्रांग है। उसको अभी हमने रनिंग के लिए भेजा है, हॉर्स राइडिंग के लिए भेजा है, अब सर अभी सिलेक्ट होगा क्या ये? तो देखिए, ये क्राइटेरिया नहीं, ये सभी ट्रेनिंग वो देने वाले हैं अगले 3 साल आपको। आपको सिर्फ़ आपकी ये जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है। यू हैव टू प्रूव योर ट्रेनेबिलिटी। ये अलग ही डायमेंशन से सोच है करा कि वो वहाँ पे ये कैंडिडेट ट्रेनेबल है क्या? ये सबसे पहले देखते हैं। तो हमें सिर्फ़ प्रोसीजर को क्रॉस करना है, अंदर जाना है, वो बाकी का पूरा ट्रेनिंग करेंगे। तो बच्चे 101% इसके लिए एलिजिबल है। ओके, ओके, गुड। तो लाइक अभी जो एनडीए के बच्चे हैं, जिनको भी नया स्टार्ट करना है, सेल्फ स्टडी हो या क्लास में हो या कहाँ पे भी उनको स्टार्ट करना है एनडीए का प्रिपरेशन, तो उन्होंने पहले एनडीए का रिटन वाला पहले पार्ट करना चाहिए, उसके बाद में एसएसबी करना चाहिए या साथ में करना चाहिए? कैसे करना चाहिए और आपकी अकेडमी कैसे करती है? देखिए, सबसे पहला फ़ोकस तो रिटर्न पे होना चाहिए। ओके, साइड बाय साइड आप एसएसबी के जो 17 टेस्ट है, उसमें से जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है या इंडोर टेस्ट है, उनका प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। ओके, ओके? क्योंकि पहला दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो दूसरे दरवाजे की चाबी आपके हाथ में होके भी कोई फ़ायदा नहीं है। करा तो सबसे पहला डोर आपको ओपन करना है रिटन एग्ज़ाम का। पायनियर में भी हमारा फ़ोकस क्या रहता है कि पहले रिटन की तैयारी। एक बार वो रिटर्न के लिए रेडी हो गया कि सेम क्वालिटीज़ उसको वहाँ पे भी लगेंगी। टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करना है, ये रिटर्न में भी आप देखेंगे। तो सेम साइकोलॉजी आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। तो पायनियर में दोनों सबसे पहले तो साइमल्टेनियसली चलते हैं। रिटर्न के साथ-साथ हम एसएसबी के जो इंडोर टेस्ट है, उसके ऊपर पूरा प्रिपरेशन करते हैं। बाद में हम स्पेशली 20-21 दिन का एक बूट कैंप टाइप रखते हैं, जिसमें सभी चीज़ें जो कि एसएसबी के लिए नेसेसरी है, वो एक साथ कवर करके लेते हैं। पहला फोकस रिटर्न पे 80% एंड 20% आपको एसएसबी पे देना है। इक्वल नहीं देना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। ओके, ओके, गुड, फाइन। जो वेटेज जो होता है रिटर्न का,
और एसएसबी का वो वेटेज क्या होता है और कैसे होता है डिवाइड? लाइक कितने मार्क्स का एसएसबी और कितने मार्क्स का रिटर्न? रिटर्न 900 मार्क्स का रहता है और ओके। आपका एसएसबी भी 900 मार्क्स का रहता है ओके, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। और इक्वल वेटेज है बट दोनों आपके हिसाब की। से इफ मैं रिटर्न ही नहीं क्लियर कर पाऊँगा तो आगे जाऊँगा ही नहीं। तो पहले मुझे रिटर्न पे फ़ोकस करना चाहिए। यस, हाँ। तो मुझे पहले रिटर्न पे फ़ोकस करना चाहिए, राइट? यस, देखिए दोनों का प्रिपरेशन होना ही चाहिए। मैं कहीं पे भी नहीं बोल रहा हूँ कि एसएसबी का अभी मत करो। मैं बोल रहा हूँ जो रिटर्न के साथ जा रहा है वो एसएसबी का आप कीजिए। इंडोर के जो टेस्ट है लाइक वैट, टैट, एसआरटी, एसडीटी, ओआईआर, पीपीडीटी ऐसे अलग-अलग टेस्ट रहते हैं। तो वो आप इंडोर कर सकते हैं इसके साइड बाय साइड। अगर रिटर्न पे आपको रिटर्न क्लियर करनी है और इक्वल वेटेज आप एसएसबी को दे रहे हैं, आप बाकी के फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा कर रहे हैं, करने पड़ेंगे क्योंकि हमें फिजिकल फिट रहना है। बट इतने भी एक्सट्रीम नहीं करना है कि हमें रिटर्न में उसको तकलीफ हो। इसलिए मेरा मानना है कि पहले आप रिटर्न हाथ में लीजिए, ओके, वही आपको रेडी करेगा इंटरव्यू के लिए। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि वो नॉलेज सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसका बेनिफिट आपको, वो मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, वो सब कुछ आपको एसएसबी में हेल्प करेगा। राइट। जैसे कि अभी 10th 11th और 12th में, चलो 10 12 में तो बोर्ड एग्जाम है, 11th में तो नॉर्मली बच्चे एग्जाम देते हैं कॉलेज के वगैरह, तो मोस्टली एवरी 6 मंथ वगैरह एग्जाम देते हैं और ईयरली बोर्ड एग्जाम देते हैं 10 12 में। तो वो तो प्रैक्टिस ओनली रीडिंग 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 ही करते हैं। तो यहाँ पे खुद को इवेलुएट करने के लिए क्या है, लाइक एनडीए के बच्चे कैसे खुद को इवेलुएट कर सकते हैं? जैसे कि अभी यूपीएससी के बच्चे मैक्सिमम टेस्ट देते हैं, या मॉक वगैरह उनका वो करते हैं। वैसे एनडीए के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि लाइक वो उनको खुद को समझ में आए कि चलो मेरा इतना स्टडी हो गया, अभी मैं इतना-इतना माइलस्टोन पे मैं पहुँच गया। तो उसके लिए क्या है ऐसे एनडीए में? सर ऐसा ही हमारे देखिए अभी पायनियर इसको कैसे टैकल करता है। तो L4R में हमने लास्ट जो बोला है 4th R दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हमने एक स्पेशल माइलस्टोन स्ट्रैटेजी बनाई है। मतलब क्या है हर 6-6 महीने के बाद हम एक प्लान देते हैं बच्चों को हर 6 महीने का। इस 6 महीने में आपको ये करना है फिर हमारा एक मिशन सिमुलेशन नाम की एक टेस्ट होती है। ओह! मिशन सिमुलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। 8 ब्रांच के बच्चे एक साथ सेम वे से टेस्ट देते हैं। ओके, तो सपोज कोई 10th वाला बच्चा है तो 6 महीने में उसको तुरंत टेस्ट देनी है मिशन सिमुलेशन और लीडर बोर्ड लगेगा कि सभी ब्रांचेस में कौन टॉप पे है, कैसे पढ़ाई चल रही है। और उनको एक्चुअल हम एनडीए का ही पेपर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल 14 सितंबर को एग्जाम है तो 15 सितंबर को मिशन सिमुलेशन के थ्रू 100 ऑफ बच्चे पूरे 8 ब्रांच में एक साथ टेस्ट के लिए बैठेंगे। उससे एक चीज होगी वो टेस्ट के लिए पढ़ाई करेंगे बट टारगेट फुल नहीं है। हुँ, हुँ। टारगेट अगर 360 का कट ऑफ है तो हमने 200 मार्क का ही रखा है, तो प्रेशर भी नहीं आएगा फर्स्ट थिंग। दूसरा बच्चों को एग्जैक्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, एग्जैक्ट एनडीए का पेपर देखने के लिए मिलेगा। मैंने ऐसे थाउजेंड्स ऑफ बच्चे देखे हैं जो एनडीए के एग्जाम के लिए जाके फर्स्ट टाइम पेपर एनडीए के एग्जाम में देख रहे हैं। तो हमें क्या उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिमुलेशन टाइप रन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, वीकली टेस्ट है के और मिशन सिमुलेशन की स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जो कि डिवाइडेड है 4 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, जो धीरे-धीरे हमको वहाँ पे लेके जाएगी। एंड पॉइंट का बर्डन हमारे ऊपर नहीं आएगा। ओके, ओके। मतलब लाइक खुद को इवैल्यूएट करने के लिए टेस्ट ज़्यादा देना ज़रूरी है और पायनियर अकेडमी मोस्टली आप टेस्ट पे भी फ़ोकस करते हो। यस, हम टेस्ट पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, तो ये टेस्ट ओनली रिटन की होती है या ये अगेन एसएसबी की भी टेस्ट होती है? दोनों होते हैं। ओके। रिटर्न की भी होती है, एसएसबी के भी टेस्ट होते हैं स्पेशली। एसएसबी लाइक प्रिपरेशन के लिए सभी चीज़ें हम क्लासरूम में ही कर सकते हैं या ऐसा कुछ स्पेशल सेटअप वगैरह होता है उसका एसएसबी का क्या होता है? पायनियर अकेडमी उसको कैसे करता है? 65% चीज़ें आप क्लासरूम में कर सकते हैं, ओके, गुड। हुँ, ओके? उसके बाद जो रेस्ट 35 है, उसमें से 30% जो है वो आपके ग्रुप टेस्टिंग के टास्क है 5। ओके। अगेन वो क्लासरूम वाली पार्ट हम बोल सकते हैं उसको। आप उसकी थॉट प्रोसेस क्लासरूम वाली बोल सकते हैं बट उसके लिए कुछ स्पेशल सेटअप लगता है ओके, हमें। कमांड टास्क है या फाइनल ग्रुप टास्क है, तो उसके लिए कुछ सेटअप लगता है और लास्ट जो है 5% वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल है, वो टोटली फिजिकल है। बट प्रिपरेशन करते वक़्त 90% बच्चों से एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो लगभग 60-70% फोकस उनका रहता है फिजिकल पे। हुँ, हुँ, हुँ। बच्चे रनिंग करते हैं सुबह 2-2 घंटे, कहाँ पे है एनडीए में रनिंग? बाकी क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? नहीं है। अगर आप उस एग्ज़ाम को अ, क्रैक करना चाहते हैं, आपका ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को समझिए। एग्ज़ैक्टली। विदाउट दैट ब्लाइंड स्टडी करना, ब्लाइंड प्रिपरेशन करना या बाकी सब जो बोल रहे हैं वैसे रूमर्स पे फ़ोकस करना, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके नहीं जाएगा।
वो उल्टा सिर्फ आपसे एफर्ट करवाएगा, बट एंड डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। पहले एफर्ट्स करने से पहले आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी। यस, टाइम बच जाएगा बच्चों का। यस, तभी आप एफर्ट्स लगा सकते हैं ना। नहीं तो आपने एफर्ट्स लगाए, डायरेक्शन है एक्स पॉइंट पे, आप गए वाई पॉइंट पे, उसका कोई फायदा नहीं है आपको। एफर्ट्स लगे बट आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। और तभी अब बच्चों को, चलो लॉन्ग जर्नी है, 10 की बात करें तो अराउंड 2 and 2.5 ईयर की जर्नी है उनको। तो उसमें उनको लाइक मोटिवेट करने के लिए और एक्स्ट्रा चीज़ें एज़ अ मेंटर आप क्या करते हो बच्चों के लिए? या आप क्या सजेस्ट करोगे मेरे लिसनर्स के लिए जो एनडीए का प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं उनको 2 ईयर्स, 2.5 ईयर तक प्रिपरेशन करना है, उसके लिए मोटिवेशन कायम रहने के लिए उसके लिए आप क्या बताओगे कुछ टिप्स? मोटिवेशन कायम रहने के लिए सबसे पहला ये है कि आप प्रॉपर डायरेक्शन से चलो। अगर आप बीच में लॉस्ट हुए ऐसा आपको लगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। कि तो डे वन से आपका प्रिपरेशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा मोटिवेशन मेरे ख्याल से है कि टेस्ट के आपके मार्क्स, आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके टेस्ट में कैसे मार्क आ रहे हैं। देखिए, किसी भी पर्सन को 80-90% आने लगे तो वो 95 का सोचता है। अगर हमें एक बार कम आने लगे तो हम उस वे से ये सोचते हैं। उसका फर्क एग्जाम में नहीं पड़ता है, बट हमें मोटिवेटेड रखने के लिए उसका बेनिफिट है, ऐसा मुझे कहना है यहाँ पे। तीसरी चीज है मोटिवेशन रखने के लिए, बच्चों ने अपनी स्टडी को प्रॉपर डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा बोलते हैं मेरा कोई भी स्टूडेंट संडे को 3 बजे के बाद पढ़ाई नहीं करता है। वो इवनिंग तक उनका टाइम है, वो चाहे सिविल सर्विसेज का हो या डिफेंस सर्विसेज का हो, ओके। उनका टाइम है। वो आप मूवी देखो, घूमने जाओ, कुछ भी करो, दूसरे दिन सुबह 7 बजे ड्यूटी पे आपको आना है। मतलब क्या, आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सो खुद को टाइम देना है, मोटिवेटेड रहना है। मेरा ड्रीम है, मुझे ही कंप्लीट करना है, ये सोच के प्रॉपर प्लान किया तो हम थ्रू आउट द ये मोटिवेटेड रह सकते हैं। और मेरा मानना है एक्सटर्नल मोटिवेशन किसी फायदे का नहीं है। राइट। मोटिवेशन आपको इंटरनली चाहिए। यू शुड सेल्फ मोटिवेटेड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, अभी जो बच्चे इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, नए अ, अभी एनडीए में आना चाह रहे हैं, तो उनको ऐसे 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से है, 2 या 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो एनडीए में इनिशियली उनको करने चाहिए, जो कि उनको मैक्सिमम मार्क्स कवर करे एग्जाम में? वैसे 2-3 सब्जेक्ट कौन से फोकस करना चाहिए एनडीए में? सबसे पहला, अगर आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, 360 ऑल टाइम हाईएस्ट कट ऑफ है। पिछले अगर 12 से 15 साल का आप कट ऑफ देखेंगे तो आउट ऑफ 900। ओके। तो हम एक स्ट्रैटेजी बताते हैं कि आप जीरो से स्टार्ट करो। हमें क्या होता है, 900 मार्क की एग्जाम है तो 900 से स्टार्ट करते हैं हम। मुझे 100% लाने हैं, मैं बोलता हूँ जीरो से स्टार्ट करो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मैथ्स। मैथ्स में आपको 25% का कट ऑफ है, 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर है, तो आपको 75 लाने हैं। ओके। तो ये एक हो गया। दूसरा चीज है जिसके सिवा आप एनडीए क्रैक नहीं कर सकते, दैट इज इंग्लिश। ओके। इंग्लिश 200 मार्क के लिए आता है। वहां पे मेरा मानना है कि आपको एटलीस्ट 150 आनी चाहिए आउट ऑफ 200। अगर हम प्रॉपर वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, मतलब क्या होता है, 90% बच्चों को हम पूछेंगे इंग्लिश के लिए आप क्या तैयारी करोगे, तो सभी बच्चे बोलेंगे हम ग्रामर करेंगे सर। ग्रामर पे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, रेस्ट 45 क्वेश्चंस ये है एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, आर इन द वर्ड इन सेंटेंस, आर इन द सेंटेंस इन पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की वो आपको वहाँ पे कवर करनी है। देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रॉपरली करने हैं, वहाँ पे लगभग 120 मार्क का आ रहा है, तो हमें 50-50 भी मिल गए तो वो ये 100 हो गए। यहाँ पे 150-250 यही हो गए। ओके, कट ऑफ के आगे कट ऑफ के सब्जेक्ट आगे आप आराम से जा सकते हैं 4-5 सब्जेक्ट में। ज्योग्राफी अच्छे से किया तो और 40-50 मार्क आएंगे हमें। तो जीरो मेथड से जाने का मतलब ही ये है कि आप एक-एक मार्क अर्न करते हुए कट ऑफ की तरफ जाओ। आप ऐसा मत सोचो कि 900 में से 500 लाने हैं। पहले 10 कैसे लाने हैं नंबर, फिर 50 कैसे लाने हैं। तो ये एडिशन करते-करते जाएँगे तो हमें प्रॉपर मार्क मिल जाएँगे। ओके। तो सर, आपके कुछ एनडीए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के मैंने पॉडकास्ट लिए थे, वो बच्चे बता रहे थे कि लाइक वो कुछ बच्चे बता रहे थे एनडीए एपी प्रोग्राम के लिए वो पायनियर में ऑप्ट इन थे। तो एनडीए प्रोग्राम और एनडीए एपी प्रोग्राम कुछ अलग है क्या? आपके पायनियर एकेडमी में एग्जैक्टली क्या है वो? सर, एनडीए और एनडीएपी दोनों सेम ही है, कुछ फंडामेंटल दोनों में डिफरेंस है। एनडीए मतलब सिर्फ एनडीए का कोर्स, एनडीएपी मतलब 100% सॉल्यूशन बच्चों को। क्या होता है कि बच्चों का प्लान ए है, मुझे डिफेंस में जाना है। आगे का प्लान बी है, 11th-12th में अच्छे नंबर आने चाहिए, या सी व्हाटएवर इट मे बी, जो भी है। धीरे-धीरे जैसे वो 10वीं के आगे बढ़ते जाते हैं, 11वीं 12वीं की तरफ जाते हैं, तब बी और सी आगे आ जाते हैं।
और ए पीछे चला जाता है। एनडीएपी में हमने सॉल्यूशन दिया है कि बी और सी या व्हाटएवर जो भी है वो वही का वहीं पे रहे, आपका ए नहीं हिले, दैट इज एनडीए। आपने ये ड्रीम आज से नहीं देखा है, शायद 5 साल के पहले से देखा है। आप बहुत डेस्परेट है उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो फोरफ्रंट पे होना चाहिए। तो एनडीएपी में हम 6 ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। सबसे पहला प्राइम मोस्ट ऑब्जेक्टिव एनडीए, वो हिलना नहीं चाहिए। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव है एसएसबी, वहां पे हम क्लियर होने चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है ओएलक्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब क्या है, 15 ओएलक्यूज रहते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, वो बहुत नेसेसरी रहते हैं बच्चों के सिलेक्ट होने के लिए। तो उसको डेवलप करने के लिए हम कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स देते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन वाले, या अगर हैंडल वाली चेयर है तो कैसा बैठना है, विदाउट हैंडल वाली चेयर है तो कैसा बैठना है, आप अंदर एंटर हो गए तो विश कैसा करना है, यहाँ से सभी चीजें वहां पे एसएसबी में मायने रखेंगे। डिसिप्लिन, अदर चीजें। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है 11th-12th में बहुत अच्छे नंबर्स बच्चों को आने चाहिए। तो हम 85, 80 ऐसा टारगेट पकड़ के उसमें जाते हैं अलॉन्ग विथ एनडीए। ओके, और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पीसीएम। पीसीएम में भी हमें अच्छे नंबर आने चाहिए, 85% अप। और उसमें हमने पेरेंट्स को भी सॉल्यूशन दिया है एमएचसीईटी का। ओके, पेरेंट्स को हमेशा एक डर लगा रहता है, क्यों, कौन रोकता है बच्चों को? एक तो वो खुद रोक सकते हैं पढ़ाई के दौरान, या रिलेटिव्स, पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स बोल सकते हैं आप इधर फोकस करो। तो पेरेंट्स को एक चिंता रहती है कि सपोज नहीं हुआ तो क्या? तो एमएचसीईटी का एक बेटर ऑप्शन हमने उनके लिए रखा है कि वहाँ पे 90% अप आ जाए, तो उसका भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उसमें होगा। तो 90% अप आ गए तो कहीं पे भी बढ़िया कॉलेज उनको मिल सकता है बच्चों को। राइट, बट बच्चों को हम बोलते हैं ये 6th ऑब्जेक्टिव इज नॉट फॉर यू। ओके, आपको वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आपको डिग्री में एडमिशन लेनी है। एनडीएपी प्रोग्राम बना ही इसलिए है कि आपका 6th ऑब्जेक्टिव आपको करने की जरूरत ही ना पड़े। आपका डिग्री सीधे एनडीए में होना चाहिए। राइट, राइट। तो मतलब आपके हिसाब से एनडीए मतलब ओनली एनडीए का प्रिपरेशन आप लेते हो और एनडीएपी मतलब उसमें 11-12 लाइक पीसीएम आपने बोल दिया, मतलब 11-12 कंप्लीट जिसमें पीसीएम आप फोकस करोगे और लाइक एनडीए का भी प्रिपरेशन करोगे वैसे? यस, सभी का मिला के सॉल्यूशन, ताकि बच्चों का टाइम जो पूरा है, इंक्लूडिंग एमएसटीसीटी आपने? यस, बच्चों का पूरा टाइम जो है वो एनडीए के ऊपर फोकस्ड रहे। ओके, ओके, गुड। तो ये जो प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम आपने बताया कि चलो आपकी लाइक ब्रांचेस तो पुणे और मुंबई में ही है ब्रांचेस, लेकिन जो स्टूडेंट्स बहुत दूर से है, लाइक उनको अभी पॉसिबल नहीं है शिफ्ट लाइक रिलोकेट होना वगैरह, तो उनके लिए कुछ सॉल्यूशन है वैसे डेडिकेटेड? उनके लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हमारे पास है। रेसिडेंशियल मतलब हॉस्टल फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करके देते ओके, ओके, मतलब वो रिलोकेट हो सकते हो हो आप? सकते हैं। ओके, हो पुणे, मुंबई दोनों जगह? ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऐसी तैयारी कर रहे हैं ओके, हमारे पास। गुड, 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 ठीक है। तो एनडीए में आपने जैसे बताया कि 1-2 रिटर्न भी है, एसएसबी भी है। आपके हिसाब से बच्चों को क्या ज़्यादा पसंद आता है? रिटर्न ज़्यादा पसंद आता है या एसएसबी? क्योंकि लाइक चलो उनका तो ड्रीम डिफेंस में जाना है, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको एसएसबी वगैरह उसको ज़्यादा पसंद आता होगा। आपको क्या लगता है, क्या ज़्यादा? बच्चों को पसंद आता है एसएसबी, क्योंकि उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज है। बट फिर से एक बार मैं कहूँगा, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो यू शुड नॉट बी इमोशनल, यू शुड बी प्रोफेशनल। यस, मैं दोनों में डिफरेंस क्या करता हूँ, इमोशंस और प्रोफेशनलिज्म। यहाँ इस केस में मुझे होना है, होने के बाद मैं ये करूँगा, दैट इज इमोशंस। मुझे होने के लिए क्या करना है, दैट इज प्रोफेशनलिज्म। चलो, मुझे कितना भी पसंद है एक टेस्ट एसएसबी की, तो मैं वही देते रहूंगा और बाकी के 99 क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, पायोनियर में जनरली बच्चों को जो पसंद है वो नहीं होगा, मुझे भी जो पसंद है वो नहीं होगा, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो होगा। चल, सो यहाँ पे डिफरेंस बेसिकली आता है। मैथ्स में भी हम क्या करेंगे, सपोज मैथ्स कर रहे हैं बच्चे एनडीए के, तो मुझे जो इजी सब्जेक्ट है वो पहला करेंगे। मेरा मानना है वैसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने लॉगरिथम बढ़िया से किया, बट पिछले 12 साल में लॉगरिथम पे क्वेश्चन नहीं आया है। अलजेब्रा शायद मुझे पसंद नहीं है, बट 37 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर से एक बार, मुझे जो पसंद है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। राइट। कुछ ट्रेंड मैंने ऐसे देखे कि जैसे यूपीएससी के लिए बहुत सारे बच्चे दिल्ली जाते हैं या बोलते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है। वैसे बहुत सारे एनडीए प्रिपरेशन करने वाले बच्चे बोलते हैं कि मैं एसएसबी पहले करता हूँ, एसएसबी के लिए वो देहरादून जाता हूँ, लेकिन उनका तो सक्सेस रेशियो होता भी नहीं है। लाइक लाइक वो इवन फर्स्ट स्टेज भी क्लियर नहीं कर पाते। इवन मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइक डिस्कशन में मुझे ये भी समझ में आया कि वो देहरादून वगैरह जाते हैं और वो कंप्लीट फिजिकल पे ही फोकस करते हैं, लेकिन आप
आपके साथ डिस्कशन करने के बाद मुझे समझ में आया कि लाइक एसएसबी तो फिजिकल वाले एग्जाम है भी नहीं, लाइक 65% मोर देन 65% आप बोल रहे हो कि वो साइकोलॉजिकल एंड बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट ही है या ग्रुप टेस्ट ही है उसमें मोस्टली, या ऑफिसर लाइक क्वालिटी आप बोल रहे हो वही है। तो वो क्या ट्रेंड है कि लाइक बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं और फिर उनके 2 ढाई साल उनका वेस्ट कर रहे हैं, इवन रिजल्ट भी नहीं आ रहा, तो वैसे उसको आप कैसे टैकल करते हो, या आपको क्या कहना है उसके ऊपर? देखिए सर, एग्ज़ाम की जैसे मैंने अभी बोला कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो डेफ़िनेटली फ़ोर्सेस में जाने वाले बच्चों को फ़िज़िकल की रिक्वायरमेंट है। बट 2 टाइप के लोग फ़ोर्सेस में जाते हैं, एक है सोल्जर और दूसरा है ऑफ़िसर। सोल्जर की डेफ़िनेटली फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फ़िज़िकल। ऑफ़िसर की फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है बट वो सेकेंडरी है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल, बिकॉज़ आपको डिसीज़न मेकिंग करनी है। और फर्स्ट स्टेज ही आपको एसएसबी के लिए धीरे-धीरे रेडी करता है। बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जो एसएसबी के लिए बहुत प्रिपरेशन करते हैं, डेली 2 घंटा रनिंग, पीटी, बाकी की सभी चीज़ें। हमने तो ऐसे भी देखे हैं कुछ बच्चों ने हॉर्स राइडिंग भी लगाया है उसके लिए, ओके। बट देखिए हर स्टेज की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट किए बिना वो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक आपको डेस्टिनेशन में पहुँचना है तो हर जगह के माइलस्टोन्स हैं। वो माइलस्टोन अचीव किए बिना आपको अगले वाला माइलस्टोन नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी वैसा है। आप कितनी भी एसएसबी की प्रिपरेशन कर लो, कितना भी फिजिकल कर लो, एग्जाम की रिक्वायरमेंट जो है, फर्स्ट है रिटर्न और दूसरा है साइकोलॉजिकल पहले और धीरे-धीरे फिजिकल की तरफ वो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ओके, फाइन। अ, आपने बताया था कि 10 के बाद आपके पास एनडीए प्रोग्राम है या एनडीएपी प्रोग्राम है आपके अराउंड 2 एंड हाफ ईयर का, या 12 के बाद या 11 के बाद आते हैं तो 1 एंड हाफ एंड 6 मंथ के लिए लाइक बच्चे आपके पास आते होंगे। तो ये सबके लिए सिलेबस अलग-अलग होता है या टाइम अलग-अलग, क्या एग्ज़ैक्टली क्या चेंजेस होते हैं? मतलब कोई बच्चा लाइक 11 के बाद आपके पास आना चाहता है, तो उसके लिए कुछ अलग बैच होती है, 12 के बाद आता है उसके लिए अलग बैच होती है, क्या होता है एग्ज़ैक्टली सिलेबस? यस। देखिए टाइम के अनुसार हमें अलग-अलग बैच बनानी पड़ती है। 10 के बाद 2 एंड हाफ इयर्स का प्रोग्राम है, 11 के बाद 1 एंड हाफ ईयर का प्रोग्राम है और आफ्टर 12th हमारा बेसिकली 6 मंथ का या 1 ईयर का प्रोग्राम रहता है। ओह, क्योंकि हर स्टेज पे बच्चे अलग-अलग है राइट। और एक चीज़ है बच्चे किस वे से रेडी है और दूसरा है एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। 11 के बाद इमीडिएट 6 महीने में उनका एग्ज़ाम आ रहा है। 10 के बाद 1.5 साल के बाद आ रहा है और 12वीं के बाद तो पहले भी आके गया है और 12th के बाद इमीडिएट 4 महीने में आने वाला है। तो वैसे-वैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्सेज़ बनाए हैं एक और बच्चों की प्रिपरेशन भी वैसा मतलब 12th का बच्चे का थोड़ा बहुत तो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री रेडी है, तो उसको और ज़्यादा स्पीड अप हम लेके जा सकते हैं। 10th को एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले उनको था वो जनरल साइंस था। 10th के बाद स्पेशलाइज़ेशन हुआ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो इस हिसाब से हमने कोर्सेज़ बनाए हैं उनके लिए। ओके। लाइक अभी यूपीएससी में या एमपीएससी में ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसे एनडीए में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, लाइक एनडीए 1 एनडीए 2, तो ऐसा कुछ होता है कि एनडीए 1 डिफ़िकल्ट होता है, एनडीए 2 डिफ़िकल्ट नहीं होता, लाइक ऐसे कुछ होता है या सेम ही होता है सब कुछ? दोनों एग्ज़ाम सेम रहते हैं। ओके। प्रिपरेशन को जो टाइम मिलता है, आप कौन से स्टेज पे है, उसके वैसे हाँ, वो 1 और 2 डिफ़िकल्ट हो सकता है। सब फॉर एग्ज़ाम्पल 12th में जो बच्चा दे रहा है उसके लिए 1 डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि 12th देने के बाद तुरंत 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद एनडीए 1 आएगी। तो ये स्ट्रैटेजी एंड टाइमिंग का इश्यू की वजह से उनके लिए डिफ़िकल्ट होगी, अदरवाइज़ एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल अलग नहीं होगी सर। ओके। आपने L4R टेक्निक आपकी बताई थी। मुझे उसमें थोड़ा-सा रीडिंग का एक पॉइंट्स मेरे लिसनर्स के लिए मुझे थोड़ा-सा चाहिए था कि किसी भी सिविल सर्विस हो या डिफेंस सर्विस हो, या पर्टिकुलरली मैं ओनली एनडीए का बोलूँगा, उनको रीडिंग करना है, तो रीडिंग के लिए आप क्या टिप्स दोगे उनके, लाइक कि कैसे रीडिंग करना चाहिए? आइडियल रीडिंग कैसे होना चाहिए जो कि उनको प्रॉपर समझ में भी आए, वो एग्ज़ाम में क्रैक भी कर पाएँ, तो उसके लिए रीडिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहला तो आपने रिसोर्स बुक फाइनलाइज़ करना है प्रॉपर, ओके? मैं हमेशा बोलता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये एक ओपन सर्कल है। तो सर्कल कैसे ओपन रह सकता है? ओपन सर्कल मतलब क्या है? आप कितने भी रिसोर्सेस फाइनलाइज़ करो, बाद में और 2-4 अंदर ओके, अपना ये हो गया। अपना ब ये कर देते हैं, एंट्री कर लेते हैं। तो हमें फिक्स करना है रिसोर्स कौन से। एक बार रिसोर्स फिक्स हो गए कि आपको रीडिंग पे प्रॉपर जाना है। रीडिंग कैसे करना है? तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो पहले ऐसा सोचते हैं कि एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, फिर और प्रॉपर करूँगा, ऐसा कभी नहीं करना है। फर्स्ट रीडिंग में ही आपका प्रॉपर होना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग के वक़्त आपको अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है। क्यों? सपोज़ महात्मा गांधी जी का बर्थ पोरबंदर में हुआ है और इस साल हुआ है। ये आपको फर्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट लग सकता है,
दूसरे बार रिवीजन करेंगे तो वो आपको याद हो गया, तो वो फिर से आपको अंडरलाइन करके रखने की ज़रूरत नहीं। इसलिए फर्स्ट पेंसिल का रीडिंग अंडरलाइन है, वो शायद पूरा पेज है पकड़िए, तो उसका कंटेंट का 60% हो सकता है। हाँ। बट अगले बार आप रिवीजन करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ 24 आवर्स में आपका रिवाइज़ होना चाहिए। ओके। और एक टैगलाइन है हमारी, नो रिवीजन नो पोस्ट। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पोस्ट नहीं मिलेगी आपको, इतना श्योर है, क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा। साइकोलॉजी बोलते हैं आज जो पढ़ा वो 1 महीने के बाद आपको 70% ही होगा, 2 महीने के बाद 60%, 4 महीने के बाद आप बुक पढ़ना स्टार्ट करो, वो आपको नया लगेगा टोटली। तो हमें रीडिंग प्रॉपर करना है, तो पहला रीडिंग पेंसिल से, दूसरा रीडिंग पेन से, वो भी ब्लू। उसके बाद रीडिंग मतलब रिवीजन जब आप करेंगे, उसके बाद थर्ड रिवीजन के लिए आप रेड पेन यूज़ करो, तो कम-कम होता जाएगा ये कंटेंट आपका जो फाइनली ये है। और सबसे एंड में जो है आप हाइलाइटर से उसको मार्क करते चलिए। तो ये प्रॉपर रीडिंग मेथड होनी चाहिए। दूसरा चीज़, जहाँ पे भी पॉइंट आएँगे, वहाँ पे आपको सपोज़ 5 पॉइंट है किसी चीज़ के, तो वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिख के रखना है, ताकि वो याद रहे। वहीं पे कुछ पोस्ट-इट करके उसके पॉइंट्स निकालने हैं, बुक पे ही लिखना है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि वो सोचते हैं, अरे बुक पे कैसे लिखूँ? देखिए, रीडिंग ऐसा होना चाहिए, गिव एंड टेक वे से। आप जितना उस बुक को दोगे, वो उतना आपको रिटर्न करेगा। जितना आप उसके ऊपर मार्किंग करेंगे, बाकी सभी चीज़ें करेंगे, उतना आपको याद होते रहेगा, पिक्टोरियल मेमोरी याद रहेगी। तो ये प्रॉपर रीडिंग की मेथड है। हम उसके लिए एक स्पेशल बहुत सारे सेशंस लेते हैं कि रीडिंग कैसा एग्ज़ैक्टली होना चाहिए आपका, ओके। ताकि आपके एफर्ट्स कम आगे के इसमें लगे। राइट, राइट। ओके, थैंक यू। ये रीडिंग का पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इवन मुझे भी पता नहीं था कि रीडिंग लाइक 24 आवर के अंदर रिवाइज़ होना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, मतलब चलो मैं भी शायद उसमें हो सकता हूँ कि कंप्लीट एक सब्जेक्ट पहले कवर कर लिया, उसके बाद में फिर रिवीजन के लिए लूँगा। तो शायद फिर ऐसा हुआ कि फिर से मुझे ज़ीरो से करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट भूल गया हूँ। तो 24 आवर के अंदर रिवीजन होना चाहिए आपके हिसाब से, और पहले अंडरलाइन होनी चाहिए, देन सेकंड रीडिंग में लाइक हाइलाइट वगैरह करनी चाहिए। यस सर। ओके, ओके, परफेक्ट। देखिए सर, एक एग्ज़ाम है, उसके लिए 10 टॉपिक है, एक कंसीडर करते हैं। तो हर टॉपिक की एक चाबी है। पकड़िए 6 महीने जनवरी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। पॉइंट नंबर 1 जो सब्जेक्ट नंबर 1 है, उसको आपने जनवरी में पढ़ा और बाद में हाथ ही नहीं लगाया। फरवरी में दूसरा टॉपिक किया, ओके? मार्च में तीसरा किया और आपकी एग्ज़ाम है मई या जून में। आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में गए, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको 10 के 10 चाबियाँ चाहिए। आपने पलट के देखा, अरे! पहली चाबी तो मेरी जनवरी में रह गई, दूसरी चाबी फरवरी में रह गई, क्यों? मैंने रिवीजन नहीं किया। तो मेरा मानना है, एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो कंटेंट आपके साथ कैरी होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में मेरे मानने से 2 ही टाइप के एग्ज़ाम हॉल में बच्चे एंटर करते हैं। ओके। एक एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए और दूसरे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आए हुए। हमेशा हम दूसरे कैटेगरी में चाहिए, और दूसरे कैटेगरी में आपको जाना है तो रीडिंग प्रॉपर चाहिए, रिवीजन प्रॉपर चाहिए, तभी आप वो 10 के 10 चाबियाँ उस पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। हुँ, हुँ। अभी ये एग्ज़ाम का एक फ़ियर बहुत होता है बच्चों में, सभी बच्चों में, वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, एनडीए हो। तो चलो, उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम भी दिए होते हैं बच्चों ने, 10th हो गया, 12th हो गया, इवन यूपीएससी के बच्चों ने उनके सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए होते हैं, एवरी सेमेस्टर 6-6 सब्जेक्ट्स उनको भी होते हैं। लाइक 3 साल का डिग्री है, तो अराउंड इतने सारे सब्जेक्ट्स वो देते हैं। फिर भी ऐसे कुछ सिविल सर्विस आ गया, डिफेंस सर्विस आ गया, उसमें फिर डर जाते हैं एग्ज़ाम में। तो वो जो फ़ियर है, वो फ़ियर कैसे कम करना चाहिए एग्ज़ाम का? देखिए, एग्ज़ाम का फ़ियर जो है ना, वो धीरे-धीरे बच्चों के इसमें गैदर होता है, ओके? प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हुआ, ये खुद को पता चलने लगता है, तब और हम डरने लगते हैं। देखिए, हमने प्रिपरेशन ऐसा करना है कि हम एग्ज़ाम की तरफ स्ट्रांगली जानी चाहिए, ना कि एग्ज़ाम हमारी तरफ आनी चाहिए। लाइन को जो अंडरस्टैंड करेगा, उसको पता चलेगा कि प्रिपरेशन कैसा करना है प्रॉपरली। हम एग्ज़ाम की तरफ जानी चाहिए, मतलब हमने प्रॉपर रीडिंग करना है, प्रॉपर टेस्ट देने हैं, एनालिसिस प्रॉपर करना है, ओके? और एग्ज़ाम हमारे तरफ आ रही है मतलब क्या? अभी मैंने हैंड्स अप कर दिए हैं, अभी नहीं हो सकता है, ओके? तो मैंने गिव अप कर दिया है। तो हमें अगर एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्लानिंग, प्रोसेस से जाना पड़ेगा। और बच्चों के मन में फ़ियर क्यों बैठता है? सबसे पहला तो गलत चीज़ें सुनने की वजह से। ये एग्ज़ाम टफ़ है, ये एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, ओके? इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में। आपको ये चीज़ें कौन बता रहा है, जिनको सिलेबस भी नहीं पता है उस एग्ज़ाम का?
तो राइट। आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि कौन उस वे से हमको वहाँ पे लेके जा सकता है। प्रॉपर मेंटर कौन है वो समझ में आना मैं चाहिए। तो मानता हूँ सिलेबस देखने से पहले आपको क्या करना है कि उसके रियलिटी क्या है ये अंडरस्टैंड करना है उस एग्जाम के, न कि रैंडम चीज़ों पे बिलीव करना है। क्या? ओके, इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आपको भी यहाँ पे वो एग्जांपल देता हूँ। आपको सपोज बेंगलोर में जाना है, सपोज जाना है, अभी तो यूट्यूब पे सब देख रहे हैं, बट पहले कुछ नहीं था, तब आपको अगर बेंगलोर में जाना है तो आप किसको पूछेंगे कि वहाँ पे क्या क्या देखने जैसा है, कैसे जाना है? किसी रैंडम पर्सन को, या वो वहाँ जो वहाँ पे रह रहा है या जाके आया हुआ है। तो हुँ, आपको मेंटरशिप प्रॉपर चाहिए, करेक्ट। आपको स्ट्रैटेजी प्लान देने वाले स्ट्रांग चाहिए, मोटिवेट करने वाले लोग चाहिए, तभी ये प्रॉपरली सक्सेसफुल हो सकता है सभी चीज़। राइट। अब एक मेरा ऐसा ही क्वेश्चन है कि लाइक आपने रीडिंग टेक्निक बहुत अच्छे बताई, तो उससे मुझे थोड़ा-सा एक क्वेश्चन आ गया माइंड में कि सभी बच्चों का ऑलमोस्ट एक अलग ही होता है कि कुछ बच्चों का रीडिंग कुछ अंडरलाइन करके करते हैं, कुछ ओनली रीडिंग करते हैं, कुछ का होता है कि सुबह अलग टॉपिक ले लिया, शाम को अलग सब्जेक्ट का अलग ही टॉपिक ले लिया, ठीक है? मतलब हर एक स्टूडेंट्स का अलग ही ये टाइप है। कुछ बच्चे फ्रेंड के साथ स्टडी करते हैं, कुछ घर पे अकेले स्टडी करते हैं, कुछ सो के स्टडी करते हैं। इवन मैथ्स के मैंने बच्चे देखे मैथ्स रीड करते हैं, मतलब मैं खुद रीड करता था मैथ्स, ठीक है? तो ऐसे बच्चे, तो मेरे हिसाब से फिर सबको तो फिर पर्सनल काउंसलिंग ही होना चाहिए रीडिंग के रिलेटेड या स्टडी के रिलेटेड, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि सबका बिहेवियर अलग है, सबका पैटर्न स्टडी का पैटर्न अलग है। आपको क्या लगता है उसके ऊपर? और उसके लिए पायनियर अकेडमी कुछ अलग करता है ऐसे बच्चों के लिए? देखिए सर, हर बच्चे की अ पढ़ाई, मैं एबिलिटी ये वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ। हुँ, हर एक में एबिलिटी है। कब हर एक का वे ऑफ दैट एबिलिटी इज़ डिफरेंट। हुँ, ओके, पढ़ने का तरीका अलग है, सोच अलग है, डेडिकेशन अलग है। तो कभी 2 बच्चों का प्लान सेम नहीं होता है, या होना भी नहीं चाहिए। ओके? हर एक बच्चे का अलग-अलग प्लान रहता है, और मेरा मानना है कि उसको अगर उसने फुलफ़िल किया, खुद के पॉज़िटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उसको देखना पड़ेगा। कोई-कोई बच्चे रात भर में पढ़ते हैं, राइट। कोई बच्चे सुबह, अभी मुझे ऐसे ट्रेंड दिखे हैं कि कुछ बच्चे हमें बोले, "सर 10th में हम 3 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे।" ओके। तो उनको आदत है वो। तो तुम्हारी आदत क्या है, उसको अंडरस्टैंड करके एक प्लान बनाना चाहिए। तो पायनियर क्या करता है कि हर एक का अलग से साइकोमेट्रिक एनालिसिस करता है। हमारे कुछ टेस्ट है, D1, D2, D3, D4, मतलब ये हमने इंटरनली नाम उसके रखे हैं। उसमें हम एनालाइज़ करते हैं कि 10th में आपने कैसे पढ़ाई की, कोई एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी की, और उसके हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं ये रिवीजन में कम पड़ा है, या रिप्रेजेंटेशन में इसको टाइम नहीं मिला है, क्या इसको प्रॉब्लम क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ या इंटरनली कुछ। में बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखे कि मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन हुआ। ओके, कि डिस्ट्रैक्ट हो गए हम टोटली, तो उसके लिए क्या मेथड्स निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए जो निगेटिव टाइम जा रहा है उसको भी हमने कवर करने की कोशिश कर ली, तो भी हमारे इसमें एडिशन नहीं होगा। करेक्ट। सो हर एक का प्लान अलग रहता है पायनियर में, वो पर्सनलाइज्ड होना ही चाहिए। राइट, राइट। क्लासरूम में आप लेक्चर्स कर रहे हैं वो अलग है, बट 2 बच्चे सेम नहीं है, थॉट प्रोसेस अलग है हर एक की। ओके, तो पर्सनलाइज़ वे से पायनियर उसको टैकल करता है। ओके, ओके, गुड। तो जैसे आपने बताया कि लाइक बाहर के भी बच्चे हैं, लाइक वो रिलोकेट हो सकते हैं, आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है या जो ऑलरेडी लोकल है वो भी आ सकते हैं। लेकिन जिनको रिलोकेट होना भी पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या रिकॉर्डेड प्लेटफ़ॉर्म या कुछ इंडिविजुअल गाइडेंस उनको ऐसे कुछ फीचर्स या ऐसे कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी मैं देखता हूँ कि इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड वाले भी ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं। देखते हैं उनको शायद स्कूल ने वैसे हैबिट लगाई है। तो ऐसा कुछ आपके यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वगैरह कुछ है अभी? यस, डेफिनिटली। पायनियर ऑनलाइन में भी कुछ सॉल्यूशंस देता है अलोंग विथ 8 ब्रांचेस, ओके, जो ऑफलाइन सर्विसेज देते हैं, स्पेशलिटी उसमें देते हैं। ऑनलाइन हमारा जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन है, ऐसा हम मानते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन मतलब क्या? 90% ऑनलाइन जो रहता है वो लेक्चर्स वीडियो फॉर्मेट में रहते हैं। बच्चों को पैनल ओपन करके दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हमको कुछ उससे ये नहीं है। पायनियर में वैसा नहीं है। पायनियर में लाइव लेक्चर्स है ताकि आप क्वेश्चन पूछ सके। ये लाइव भी कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइव ऐसा नहीं कि कहीं पे क्लासरूम में लेक्चर हो रहा है, वो सामने आपको डिलीवर हो रहा है। तो देखिए क्लासरूम में जो पढ़ा रहा है उसका ध्यान सामने वाले बच्चों के ऊपर रहेगा, जो उसके सामने प्रेज़ेंट है। पायनियर में डेडिकेटेड बैच है जो कि सिर्फ़ ऑनलाइन पे फ़ोकस करती है ताकि आप क्वेश्चन पूछ पाएँ। दूसरा, अगर कुछ मिस हुआ तो आपको इवनिंग तक क्या मिलता है, उसका रिकॉर्डेड सेशन मिलता है।
ताकि अगर मिस हुआ तो भी वो देख सकते हैं। बट हम एनकरेज नहीं करते हैं बच्चों को उसके लिए। ओके, हम एनकरेज करते हैं लाइव, ताकि वो प्रेशर रहता है कि हमको उस 2 घंटे में करना ही है। पहले ही आप क्लासरूम में नहीं रहते, तो एनवायरनमेंट नहीं है, आप अकेले हैं घर में, ओके? अब उस वो पर्टिकुलर पढ़ाई करने वाले, तो प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है हमको। सेम ऑफलाइन में जो फैसिलिटी है, टेस्ट, नोट्स, वो सभी हम ऑनलाइन को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन के बच्चे भी सिलेक्ट हो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ऑनलाइन में सिर्फ जॉइन हो, वो सिलेक्ट हो, ताकि ऑफलाइन की पूरी टूल्स इसलिए हम उनको देते हैं। टेस्ट देते हैं, लेक्चर्स के बाद उनका मेंटरिंग सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, और हर महीने में जैसा हमारे ऑफलाइन में भी होता है, मेंटर को आपको मिलना है। मेंटर आपका एक प्लान बना के देंगे स्टडी का। वो स्टडी प्लान प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हमारे पोस्ट एडमिशन काउंसलिंग्स रहते हैं। ओके, उस काउंसलिंग में आपको क्वेश्चन हो या नहीं, काउंसलर को मिलना है। मुझे टेस्ट में मार्क्स और इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? मेरा प्लान में 80% हो गया है, 20% डेविएशन रहा है, तो उसको कैसे ये करना है? ये सभी चीज़ में इसमें होती है। ओके, तो ऑनलाइन में एक स्पेशली आईजीएमपी करके हमारा रहता है, इंडिविजुअल गाइडेंस एंड मेंटरिंग प्रोग्राम, जो ऑफलाइन में भी हमारी स्पेशलिटी है। इंडिविजुअल गाइडेंस होना ही चाहिए हर बच्चे को, जो हम ऑनलाइन में भी प्रोवाइड करते हैं, वैसे हमारे सेपरेट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ओके, गुड। मतलब जैसे ऑलमोस्ट सेम ही हो गए फिर, जो ऑफलाइन में आप फैसिलिटी दे रहे हो, वो सेम ऑनलाइन में भी दे रहे हो। मतलब ऑनलाइन सिर्फ लाइव लेक्चर्स नहीं है, बट कि आप एक इंडिविजुअल गाइडेंस भी आप वहाँ पे दे रहे हो। यस सर, हमारी कोशिश ही यही है कि ऑफलाइन की फैसिलिटी, अभी हमारे पास कोलकाता से बच्चे थे या गुवाहाटी साइड से थे, ओवरऑल इंडिया से है। ऐसी कोई स्टेट नहीं है जिससे हमारे पास बच्चे नहीं आए हैं। मैं ये ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। हुँ, ऑफलाइन में सभी स्टेट से बच्चे हैं। ओ ऑनलाइन में भी अदर अदर स्टेट से बच्चे, उनको भी सेम फैसिलिटी हम दे पाए, ताकि हमारा फोकस जो है रिजल्ट के ऊपर, उसके ऊपर कायम रहे। बच्चों को भी सिर्फ उनका ऑब्जेक्टिव क्लास लगाना नहीं है, बच्चों का ऑब्जेक्टिव है सिलेक्ट होना, राइट, भले वो ऑनलाइन के हो या ऑफलाइन के हो। ओके, तो ऑनलाइन के वाले बच्चों को भी वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि वो सिलेक्ट होने के लिए जो भी टूल्स है उनको अवेलेबल हो, और वो पायनियर मुहैया कराता है उनको। ओ लाइक इंडिया में बोलते हैं कि ऑफिसर्स लाइफ क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसका इम्पैक्ट उनके लाइफ पे भी होता होगा बच्चों के, वो कैसे होता है? श्योर, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज मतलब 15 OLQs हैं, जो बहुत नेसेसरी है किसी भी ऑफिसर के लिए। वो हमारे इंडिविजुअल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, हम भी सभी वो यूज़ करते हैं। देखिए, हर एक में मोर और लेस OLQs है, आप में भी है, मुझ में भी है, सभी में है, या जो एस्पायरेंट शुरू करेगा ज़ीरो से उसमें भी है। उसको और ज़्यादा शार्पन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन से लेके, टाइम मैनेजमेंट से लेके, डिसीजन मेकिंग से लेके, ये सभी चीज़ें धीरे, धीरे, धीरे शार्पन करनी पड़ेगी। उसके लिए बच्चों को उस एक्सपीरियंस से लेके जाना पड़ेगा। मतलब टेस्ट दे रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके अभी एसएसबी में एक टेस्ट रहती है, एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें उनको पूछा जाएगा कि आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, सामने एक्सीडेंट दिखा तो आप क्या करेंगे? तो ये शार्प करता है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन, ऐसी चीज़ों को ओएलक्यूज़ को सामने लाता है। तो उसको शार्पन करने के वेज़ है, हमारे पास प्रूवन टेक्निक्स है उसके लिए। ओके, कुछ ओएलक्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम स्पेशली लेते हैं बच्चों के लिए। ओके, ओके, गुड। अभी किसी बच्चों को स्टार्ट करना है एनडीए, तो उनको फ्री काउंसलिंग चाहिए इफ, तो ऐसे कुछ फ्री काउंसलिंग आपके ब्रांचेस में कुछ अवेलेबल है? यस, हमारे हर ब्रांच में विद प्रियर अपॉइंटमेंट फ्री काउंसलिंग्स अवेलेबल है। उसके लिए आप पायनियर के किसी भी जो वेबसाइट पे हमने ये किया है, वहाँ पे काउंसलिंग के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओ हम एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट करेंगे, पेरेंट्स और बच्चे आके वहाँ पे फ्री काउंसलिंग करके सब कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओ सबसे पहले तो मुझे बोलना ये है कि आप एनडीए के बारे में अंडरस्टैंड करके लो, करेक्ट। ना कि इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले आपका जो ड्रीम है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो अंडरस्टैंड करो। फिर पायनियर उसको कैसे कंप्लीट कर सकता है, ये अंडरस्टैंड करो। फिर आपका रोल क्या है, इसको ये करके देखिए, सिर्फ हमारा रोल नहीं है, ये जॉइंट वेंचर है। अभी हम बोलेंगे कि ये जॉइंट वेंचर किसका है, स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट का? नहीं, इसमें पेरेंट्स का भी किसी हद तक रोल आता है। तो ये सभी ने मिलके उसको ये करना है, तो हम प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए पेरेंट्स और बच्चों के लिए। ओके, फाइन। तो जो भी कुछ बच्चों को फ्री काउंसलिंग चाहिए एनडीए के रिलेटेड, स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, डेफिनेटली पायनियर एकेडमी के ऑल ब्रांचेस के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो। शायद मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूँगा, इवन स्क्रीन पे भी मैं आपको नंबर दे दूँगा। लास्टली सर, एक एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या है सर?
एनडीए एस्पायरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है, अभी ये मैसेज सिर्फ एस्पायरेंट्स के लिए ही नहीं है। तो अभी बच्चे इस एज ग्रुप में हैं कि मैं उनके पेरेंट्स को भी एस्पायरेंट मानूँगा। तो मेरा मैसेज सिर्फ उनके लिए नहीं है, दोनों के लिए, एज़ अ कैंडिडेट और उनके पेरेंट्स के लिए। सबसे पहले तो कैंडिडेट के लिए कि इस एज में आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इंडिया के डिफेंस सेक्टर में हाईएस्ट पोस्ट पे जाना है। तो देखो, आपको रोकने वाला कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं रहेगा, आप खुद आपको रोक सकते हैं। आपका डिसिप्लिन न होना, टाइम बाउंड न होना, या सिर्फ ड्रीम देखना, उसको कंप्लीट करने के लिए जो कि नेसेसरी चीज़ें हैं वो ना करना, ओके? ये आपको रोक सकता है। तो बच्चों को मैसेज ये है कि आपको रेडी होना है, आपको चेंज होना है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। एक ही चीज़ परमानेंट है, दैट इज़ चेंज। आप खुद को चेंज कर सकते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है, उस एंगल से आपको क्या करना है, खुद को प्रिपेयर करना है, ओके? सपोज़ आप मार्केट में एक चीज़ परचेज़ करने के लिए गए, उसकी 10,000 वैल्यू है। आपकी जेब में जब तक 10,000 नहीं आएँगे, आप वो परचेज़ नहीं कर पाएँगे। तो आपको सबसे पहले वो 10,000 लाने की कोशिश करना है, मतलब खुद को एलिजिबल बनाना है। तो खुद को एलिजिबल आप बनाएँगे, तब वो आपको चीज़ श्योर मिलेगी, ओके? तो उसके लिए आप रेडी रहो, रिजिड मत रहो। दूसरा मैसेज पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चों को आपको सपोर्ट करना है, ओके? वो जहाँ पे कुछ डिमोटिवेटेड हो गए, डिमोटिवेटेड ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करता, कहाँ पे लो फ़ील कर रहे हैं, आपको उनको सपोर्ट करना है। उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालने हैं। कि आप बोलेंगे कि मुझे 11-12 में भी 90% चाहिए, एनडीए भी क्रैक करना है, जेईई नीट में भी 90% लाना है, वो कैसे करेंगे? उनके पास जो अवेलेबल टाइम है, वो कहीं पे अलाइन कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले आपका ड्रीम अलाइन करो। पेरेंट्स ने भी अलाइन करना चाहिए कि बच्चों का गोल ये है, तो हम 100% उसके ऊपर फोकस करेंगे, ओके? आपके परसेंट कुछ मायने नहीं रखेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट हो गए, एक बार सिलेक्ट हो गए, मैटर क्लोज़ हो गया। आप गवर्नमेंट के ऑफिसर बन गए। तो पेरेंट्स ने भी ये अंडरस्टैंड करना है कि सभी चीज़ों में अगर वो एंगेज हो गया तो वो एनडीए को कैसे फोकस कर सकता है। तो आपने और हमने मिलके उसको जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो टाइम अवेलेबल होना चाहिए एनडीए क्रैक करने के लिए, जो मेंटालिटी होनी चाहिए वो हमें उसको देनी है। दैट्स ऑल। बच्चे अपना काम खुद कर देंगे। तो ये मेरा मैसेज है कि आपको सिलेक्ट होने के लिए जो कुछ करना है, उसके ऊपर फ़ोकस करना है। जो आपको पसंद है उसके लिए नहीं ये करना है। इमोशनल नहीं रहना है, 100% प्रोफ़ेशनल होना पड़ेगा आपको अगर क्लियर करना है तो। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये था हमारा एक इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन विद मिस्टर मंदा राहुल सर, पायनियर के फाउंडर्स, जिन्होंने हमें बताया कि ऑफिसर्स कैसे होने चाहिए, ऑफिसर्स के लिए क्या क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट है, उनका प्रिपरेशन एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए। जिनको भी यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए, सीडीएस प्रिपरेशन करना है, उनको सिर्फ स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बल्कि उनको मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है, उनको एग्जैक्ट रिसोर्सेज समझना इंपॉर्टेंट है, उनको प्रॉपर गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। और ये गाइडेंस, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग मेरे हिसाब से पायनियर अकेडमी में आपको बेस्ट तरीके से मिल सकती है। इफ़ आप भी यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए, सीडीएस के लिए आप भी कुछ देख रहे हो, आपको फ्री काउंसलिंग चाहिए, तो स्क्रीन पे आपको या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लो और आपको जो भी कुछ गाइडेंस चाहिए आप फ्री में ले सकते हो उनसे। थैंक यू सो मच। मैं अमर अजनाकर, नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।